नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो भाई हम भूगोल पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपके लिए भूगोल पे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, भारत भूगोल पे। यह आज तीसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। आपको पता होगा कि मेरे 2 वीडियो हैं इससे पहले भारत भूगोल के, देखे होंगे आपने, लेकिन आप कमेंट और लाइक नहीं करते भाई। सबसे बड़ी कमी है भाई, कम से कम आपका क्या जाता है लाइक करने में, कर दिया करो भाई, ठीक है। वैसे इतना आपको लग रहा होगा कि मैं बेकार तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आपको लगता होगा कि बेकार बता रहे हैं। मैं बेकार नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। इस क्लास को आप ऐसी क्लास को किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ेंगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ इस क्लास की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कोई बेकार नहीं चल रहा है, बल्कि आपके जो विचार हैं वो बेकार हैं, बहुत बढ़िया है। मैं अपनी तो प्रशंसा स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन आपको स्वयं सोचना चाहिए कि वीडियो में कमी क्या है, दिक्कत क्या है, वो बतानी चाहिए। हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें यूट्यूबर नहीं बनना है, बल्कि हम तो बस आपके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, यही हमारी कोशिश है, ठीक है। हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आप पहुंच जाएं तो अच्छा है। तो भाई एक बात और है कि जो यूपीएसआई वाले हैं वो भाई विशेषकर संविधान पे ध्यान दें। जैसे अब भाई आज लगभग कितनी डेट आज 25 है, तो कल 26 हो जाएगी। तो जैसे ही हम होली उत्सव के बाद संविधान पे क्लास अपलोड करनी शुरू कर दूंगा मैं। बढ़िया बेस्ट क्लास होगी संविधान की। मैं विशेषज्ञ हूँ, बढ़िया तरीके से संविधान की जानकारी है, विशेषज्ञ नहीं कह सकते, संविधान की जानकारी है मुझे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हिस्ट्री का भी है, अपनी ज्योग्राफी भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं 3 सब्जेक्ट से अलग में कोई चौथे सब्जेक्ट पे अपना इन 3 पे ही अपना फोकस रखता हूँ, चौथे पे विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी हिंदी अपनी ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान मैं हिंदी पे नहीं देता हूँ। तो भाई उस दिन मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे थे इस मानक समय रेखा के ऊपर, जो इससे पहले वीडियो वहाँ पे खत्म हुई है जहाँ पे मानक समय रेखा की बात कर रहे थे। भारत का जो मानक समय लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। मैंने बताया इससे पीछे वाली वीडियो में, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है 179 होती है, कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, ठीक है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 पूर्वी देशांतर से, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। अब भारत का मानक समय इसी से क्यों निर्धारित किया गया है, भारत का मानक समय इसी से क्यों निर्धारित किया गया है, तो भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, ये जो रेखा है इससे इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत का जो अक्षांश है, जो देशांतरीय विस्तार है वो 68.7 मिनट पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। अर्थात हमारा जो भारत है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में समझाया देशांतरीय विस्तार क्या होता है, वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, भाई देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, उनमें जो 68वीं और 97वीं पूर्वी वाली देशांतर रेखा है वहां तक भारत का विस्तार जो है माना जाता है। और भारत का विस्तार 68 से लेकर 97 तक होने के कारण 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वो लगभग भारत के मध्य में स्थित है। 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो लगभग भारत के मध्य में स्थित है, और मध्य में स्थित होने के कारण ही इसी से पूरे इंडिया का टाइम जो है वो निश्चित किया गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। ये भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और इलाहाबाद के नैनी में जो टाइम हो रहा होगा वो पूरे भारत का प्रधान समय माना जाएगा। IST उसे बोलते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो भारत का मानक समय, पहला सवाल ये बनता है कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से। किस देशांतर पर आधारित है, 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो कि ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे। क्यों आगे है ये मैं इससे पहले आपको बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। जिसने नहीं देखा हो क्यों आगे है, देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, वो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इससे आगे बात करते हैं, ठीक है। तो भारत का हमने देशांतरीय विस्तार निकाला था 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये रहा। इनका अंतर निकाला हमने, कितना आ गया, 29 डिग्री 8 मिनट, ठीक है, 29 डिग्री
18 मिनट। लगभग 30 देशांतर भारत का जो देशांतर विस्तार है वो आ रहा है। अक्षांश विस्तार भी भारत का लगभग बराबर है। अक्षांश विस्तार भारत का आएगा 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतर विस्तार कितना आ रहा, 29 डिग्री 18 मिनट। तो भारत में से लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है गुजरती हैं और 30 डिग्री अक्षांश रेखाएं भारत में जो है गुजरती है। लेकिन आपने देखा होगा भारत का अक्षांश विस्तार भी 30 देशांतर आ रहा है, देशांतर विस्तार भी 30 देशांतर आ रहा है और अक्षांश विस्तार भी लगभग 30 अक्षांश आ रहा है। लेकिन भारत की ऐसे लंबाई देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक तो कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम देखते हैं तो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब कभी आपने कभी सोचा है कि भाई देशांतर रेखाओं लगभग 30 डिग्री देशांतरी तो भारत का देशांतरी विस्तार है, ठीक है, और 30 डिग्री अक्षांशी भारत का अक्षांश से विस्तार है। तो फिर लंबाई में उत्तर से दक्षिण की में और पश्चिम से पूर्व की में इतना अंतर क्यों है, ठीक है भाई। 30 देशांतर तो भारत से ऐसे गुजर रही हैं और 30 अक्षांश ऐसे गुजर रही हैं, तो फिर लंबाई चौड़ाई में अंतर क्यों है भारत की में। उत्तर से दक्षिण तक तो भारत की लंबाई 3214 और पश्चिम से पूर्व 2933, ऐसा क्यों है। तो जो इस बात का कारण जानना चाहते हैं वो इससे पीछे वाली वीडियो देख ले, उसमें मैंने इसका कारण जो है बताया है। इसमें हम फोकस रहेंगे 82.5 पूर्वी देशांतर पर, इस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत की मानक समय कैसे, मानक समय रेखा कहते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर को। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है यू कॉमा। आप इसमें यू कॉमा अप्लाई कर दीजिए, 82.5 पूर्वी देशांतर का पता चल जाएगा। यू से हम सबसे पहले लेंगे अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्रम से नहीं है, क्रम तो मैं इनका अभी लिख दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, चलो मैं पहले क्रम ही लिखे देता हूँ। इनका पहले क्रम लेते हैं। पहले नंबर 1 पे गुजरती है उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पे गुजरती है मध्य प्रदेश से, दूसरे नंबर पे गुजरती है मध्य प्रदेश से, और तीसरे नंबर पे गुजरती है ये उड़ीसा से, तीसरे नंबर पे गुजरती है किससे, उड़ीसा से। और सॉरी पहले छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ पहले आएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं आएगा। चौथे नंबर पर आएगा उड़ीसा और 5वें नंबर पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो इन राज्यों से गुजरती है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारत की 82.5 पूर्वी देशांतर अर्थात मानक समय रेखा गुजरती है। इनकी आप ट्रिक लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं यू कॉमा, लेकिन ये क्रम से नहीं है, ठीक है। क्रम से आप ऐसे ही याद रखेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ। ट्रिक मेरे पास बहुत है लेकिन ट्रिक फेल हो जाती है, इसलिए ट्रिक को लगाना किसी भी जीएस में ट्रिक का कोई रोल नहीं है भाई, ये आप याद रखें बस। जीएस क्या है, जीएस पे फोकस बनाओ, अपने आप बन जाएगा जीएस। जीएस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जीएस से, आप डरते हैं, कुछ नहीं है जीएस, ठीक है। बढ़िया फोकस बनाओ, सब कुछ बड़े बेहतर होगा। 5 राज्य आप याद करने हैं, इससे आगे हम बात करते हैं। फिर चलो 5 राज्यों के बाद अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग वो कितना आ रहा है, देशांतरीय विस्तार आ रहा है लगभग इतना, ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट आ रहा है। हम इसको कह सकते हैं लगभग 30 डिग्री देशांतर, ठीक है। 30 डिग्री देशांतर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो आ रहा है, अर्थात भारत से ऐसे करके भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत 30 डिग्री देशांतर में जो है फैला हुआ है। अर्थात गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। अब एक बात बताइए, कोई भी
गोला है, ठीक है, कोई भी गोला है, ये गोला जो होता है, ये वृत्त है, ये कितने का होता है पूरा, ये पूरा कितने का होता है, ये पूरा होता है भाई 360 डिग्री का, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री को घूमने में हमारी जो पृथ्वी है ग्लोब वो पूरा 360 डिग्री, इस 360 डिग्री को घूमने में, 360 डिग्री को घूमने में सूर्य को कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे या एक दिन, ठीक है, 24 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा 15, अर्थात सूर्य एक घंटे में, सूर्य एक घंटे में कितना घूम जाता है, 15 डिग्री घूम जाता है। और भारत का विस्तार कितना है, 30 डिग्री देशांतर, जबकि सूर्य कितना घूम रहा है एक घंटे में, 15 डिग्री देशांतर। मिनट पूछेंगे तो 1 डिग्री घूमने में सूर्य को यहाँ पे 60 लिख देंगे, मिनट का, घंटे का मिनट बना लेंगे और 15 डिग्री देशांतर का हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आपको उत्तर आ जाएगा 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा सूर्य को, 4 मिनट का समय लगेगा। अब 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमता है सूर्य, जबकि हमारे भारत का विस्तार कितने डिग्री देशांतर है, 30 डिग्री देशांतर, तो सूर्य को घूमने में कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे में सूर्य, 1 घंटे में घूमता है सूर्य 15 डिग्री देशांतर, तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, 30 डिग्री देशांतर घूमने में सूर्य को समय लगेगा कितना, 2 घंटे का समय लगेगा। अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, पश्चिमी यहां पर होगा ना, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य और भारत का सबसे पूर्वी राज्य, उनके समय में इसीलिए 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, अर्थात यहां से लेकर और ये भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये कितना है, ये 30 डिग्री देशांतर है, और सूर्य 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो इसे घूमने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे, ठीक है। इसीलिए भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य भारत का है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, भाई सूर्य कहाँ से निकलता है, किस दिशा से निकलता है सूर्य, सबको पता होगा, सूर्य निकलता है पूर्व से, तो सबसे पहले सूर्य तो पूर्वी राज्य में निकलेगा, पूर्वी राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले सूर्य कहां दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में पश्चिम में निकलेगा, सबसे बाद में पश्चिम में। पश्चिमी राज्य कौन सा है भारत का, गुजरात, पश्चिमी राज्य है भारत का गुजरात। तो पहले तो आपको पॉइंट सीधा यहाँ पे ये रटना है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अंत में द्वारिका गुजरात, ठीक है, सबसे अंत में यहाँ पर निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे बाद में गुजरात में। अब आपसे छुपना भी पूछ सकता है कहाँ पे अस्त होता है, तो उदय हो या अस्त हो, जहां सूर्य पहले उदय होगा वहीं पे सबसे पहले अस्त होगा। सबसे पहले उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे अंत में भी अरुणाचल प्रदेश में ही अस्त होता है। सबसे अंत में उदय होता है कहाँ पे, गुजरात में, सबसे अंत में अस्त भी गुजरात में ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो आपको पता चल गया भारत का अरुणाचल प्रदेश से लेकर और गुजरात तक भारत कुल 30 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है, और सूर्य को 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार कर सकता है, तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अर्थात अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक सूर्य को 2 घंटे लग जाएंगे इस पूरे क्षेत्र को पार करने में, क्योंकि कितना विस्तार है इसका, 30 डिग्री देशांतर, और 1 घंटे में कितना घूमता है, केवल 15 डिग्री देशांतर, तो 30 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटे का समय लग जाएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत का सबसे पूर्वी राज्य और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 6 बजे दिखाई दे रहा है
तो हम गुजरात में सूर्य को 8 बजे देखेंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 6 बजे दिखता है तो गुजरात में सूर्य उसके 2 घंटे बाद दिखेगा, अर्थात 8 बजे उदय होगा गुजरात में सूर्य। अब आपसे पूछे ऐसा कारण क्यों है, तो ऐसा कारण इसलिए है, भारत का जो ये विस्तार है, ये देशांतर विस्तार भारत का कितना है, 30 डिग्री देशांतर है, और सूर्य 1 घंटे में केवल 15 डिग्री देशांतर ही घूमता है। ठीक है, तो 30 डिग्री को घूमने में सूर्य को कितना समय लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 1 घंटे में 15 घूम रहा है, तो 30 डिग्री को घूमने में 2 घंटे लगेंगे। इसीलिए यहाँ तक आने में सूर्य को वहां की तुलना में 2 घंटे का समय लगता है। इसीलिए गुजरात में सूर्य सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है और गुजरात में उसके 2 घंटे बाद हमें दिखाई देता है। यहीं पे अस्त उदय दोनों ऐसे ही होते हैं, मतलब जहां से पहले निकलेगा वहाँ पहले ही अस्त हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, और जहाँ पे पहले मतलब सबसे बाद में निकलेगा वहाँ सबसे बाद में छिपेगा। तो आगे बात समझ में, आपको क्या समझाना चाह रहा था कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी समय में, पूर्वी और पश्चिमी समय के जो भाग हैं, भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो भाग हैं उनके समय में 2 घंटे का अंतर है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ और आप इसको बढ़िया अच्छी तरीके से समझ गए कि अंतर क्यों है। नहीं समझे हो तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, एक बार और देख लीजिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार आपने जाना कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में से घटा देंगे 68 डिग्री 7 मिनट, तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग हमारा उत्तर आएगा 29 डिग्री 18 मिनट का। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो है, हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री देशांतर हमारा भारत का जो है वो विस्तार है। भारत का विस्तार कितना है, 30 डिग्री देशांतर। ठीक है, 30 डिग्री देशांतर विस्तार है, और सूर्य अभी मैंने बताया कि 1 घंटे में सूर्य घूम सकता है केवल 15 डिग्री देशांतर, और भारत का 30 डिग्री देशांतर। इसीलिए जब सूर्य यहाँ पर निकलेगा 6 बजे तो यहाँ से आगे भारत 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, जबकि सूर्य 1 घंटे में 15 डिग्री पार कर पाएगा, लगभग 1 घंटे में यहाँ पाएगा और अगले 1 घंटे में यहाँ पाएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की तुलना में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश की तुलना में गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य हमें दिखाई देगा। ओके, आ गया होगा भी समझ में, कोई भी बात है वो ठीक से समझ में आनी चाहिए, जब तक ना आए तब तक देखो, कई बार देखो वीडियो को बैक करके। चलो आगे हम आगे बात कर लेते हैं। अब आपने जाना सूर्य के बारे में, मानक समय रेखा के बारे में, 5 राज्य कौन कौन से उनके बारे में। अब हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख बिंदु के बारे में। भारत के प्रमुख बिंदु, भारत के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम अब आपसे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल आता है भारत का, चलो सबसे पहले हम भारत के उत्तर पूर्वी पश्चिम बिंदु को एक नजर पहले देख लेते हैं। ठीक है, बिंदु अर्थात भारत का उत्तर में जहां जाकर सबसे अंतिम छोर है वो, अर्थात दक्षिण में भारत का सबसे अंतिम बिंदु, पूर्व में भारत का पश्चिम में भारत का सबसे अंतिम बिंदु, और पूर्व में भारत का सबसे अंतिम बिंदु। ठीक है, सबसे पहले सवाल, भारत का उत्तर में जहां भारत ऊपर जाकर खत्म हो रहा है वहां अंतिम छोर भारत का क्या है, उसे किस नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जहां दक्षिण में भारत खत्म हो रहा है उस अंतिम छोर को क्या नाम देते हैं, पश्चिम में जहां जाकर भारत खत्म हो रहा है उसे क्या नाम देते हैं, और पूर्व में जहां जाकर भारत खत्म हो रहा है उसे क्या नाम देते हैं। ये ही भारत के प्रमुख बिंदु हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, कहां पर है ये भी जानते रहिए, पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र कश्मीर में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये भी आपको जानने के लिए जरूरी है। ठीक है, उत्तरी बिंदु जाना आपने, यानी कि उत्तर में भारत जो खत्म हो रहा है कहां पर जाकर, पाक अधिकृत क्षेत्र में भारत का अंतिम छोर है, उस अंतिम छोर को नाम देते हैं इंदिरा कॉल।
ठीक है, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी आप जानते रहिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है, आपसे पूछ रहा है केवल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट इसे पहले कहते थे, वर्तमान में इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अब आपसे पूछा जाए, मान लो वो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं दे रहा, क्योंकि जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान के अलग द्वीप हैं और निकोबार के अलग द्वीप हैं। अंडमान में 4 द्वीप प्रमुख हैं जो मैंने बता रखे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर वाला जो है ना इनमें जो दिख रहा है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ये अंडमान के हैं और ये 2 जो है ये निकोबार के हैं। नीचे इंडोनेशिया है, तो जो सबसे ऊपर वाला है अंडमान में इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। इसके नीचे जो इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, इसके नीचे जो इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे जो है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। ऐसे ये निकोबार के हैं दोनों। इनको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं कार निकोबार और नीचे वाले को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह के 2 प्रमुख द्वीप हैं, ऊपर वाला सबसे ऊपर जो है इनमें इसको बोलते हैं कार निकोबार और नीचे वाला जो है ग्रेट निकोबार। अब आपसे पूछा जाए इंदिरा पॉइंट किस पे है, तो जरूर नहीं है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा मिले, आपको लिखा मिल सकता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भी आपको लिखा मिल सकता है, ये आप जानते रहिए। अंडमान द्वीप समूह अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग है, दोनों को हम अंडमान निकोबार जो है कहते हैं मिलाकर। अंडमान में 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान जो प्रमुख हैं, जो बड़े हैं या फेमस हैं, उत्तरी अंडमान, उसके दक्षिण में आपको मिलेगा मध्य अंडमान, उसके दक्षिण में आपको मिलेगा दक्षिण अंडमान, उसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान। फिर उससे नीचे जाते हैं, इससे नीचे जाएंगे तो आपको निकोबार द्वीप समूह के 2 द्वीप प्रमुख मिलेंगे। ऊपर वाला जो है उसको नाम देते हैं हम कार निकोबार और नीचे वाला जो है उसको नाम देते हैं हम ग्रेट निकोबार। उसी ग्रेट निकोबार का जैसे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, कम दिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे दर्शाऊं, ये है यहाँ पर कार निकोबार, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के 2 द्वीप हैं ठीक है, कार निकोबार, और इसके दक्षिण में है ये है ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार जो है, इस ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, ये जो सबसे दक्षिण छोर है, ये वाला जो सबसे दक्षिण छोर है, इसी को ही हम इंदिरा पॉइंट नाम देते हैं। इंदिरा पॉइंट हुआ क्या 2004 या फिर मेरे अनुमान से 2006, मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लेंगे। मैं एक मतलब एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ आपको, मुझे इनकी डेट जो है थोड़ी कंफ्यूज में चल रहा हूँ, या तो 2004 है या 2006 है, ठीक है। हुआ क्या 2004 या 2006 में जो हिंद महासागर है, जो बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, इसमें भूकंप आ गया। और भूकंप जब आता है भाई, सतह पे तो भूकंप आता है और जल में भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब सतह कांपती है तो जल में जो लहरें हैं उनमें कंपन होता है और कंपन तटों पर टकराती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सुनामी आती है। तो इंदिरा पॉइंट जो है या जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, इस पे 2004 में क्या आई, सुनामी आई, और सुनामी के कारण जो इंदिरा पॉइंट है इसका अधिकतर भाग जल में डूब गया। इसीलिए कुछ
जो टीचर हैं वो इसको डूबा मान लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से डूब गया है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं डूबा है। हालांकि इसका अधिकतर भाग डूब गया है, लेकिन कुछ भाग अभी बचा हुआ है। और डूबने का कारण मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो है सुनामी आई थी, भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न हुई, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट का अधिकतर भाग जो है वो जल में डूब गया। परंतु हालांकि अभी भी कुछ भाग इसका बचा हुआ है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप उसका उत्तर देंगे ग्रेट निकोबार। इसका जो आपको एक और बात बताऊं, इसका जो अक्षांशीय मान है वो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी अक्षांश क्या है ये बताता हूँ। मैंने आपको बताया इससे पहले कि भारत जो है, जो भारत है, भारत का अक्षांश विस्तार आपने पढ़ा, जैसे मैं यहां दर्शाने की कोशिश करूंगा। मैंने बनाया ये भारत का अक्षांश विस्तार, अभी मैंने बताया था पीछे वाली वीडियो में कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है? 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और चला जाता है कहां तक? 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये भारत का क्या है? ये भारत का अक्षांश विस्तार है। तो जो भारत का अक्षांश विस्तार है, जो लिख रहा है आपको प्रश्न में ये मिलेगा। सवाल ऐसे ही बनता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप ऐसे ही बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये वास्तव में भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है। अर्थात ये जो मान है ना 8 मिनट और 8 डिग्री और 4 मिनट जो है, ये जो मान है ना ये कन्याकुमारी का है। अर्थात भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ का मान है। जबकि स्थिति क्या है? स्थिति ये है जैसे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 4 द्वीप हैं और इनके दक्षिण में ये 2 द्वीप हैं। स्थिति ये है। अब आपको देखने में एक बात नजर आ रही होगी, यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ का जो अक्षांश विस्तार है, यहाँ से भारत शुरू हो रहा है दक्षिण में कन्याकुमारी से, और इस कन्याकुमारी जो है कहाँ पे स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है उस पर स्थित है। जबकि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कन्याकुमारी से थोड़े दक्षिण में जा रहे हैं, इस छोर से थोड़े दक्षिण में जा रहे हैं। आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा जो इंदिरा पॉइंट है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो कन्याकुमारी से थोड़ा दक्षिण में जा रहा है, इसीलिए जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ स्थित है और इसका जो मान है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार बताइए, सिंपल जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन यदि वो कहने लगे द्वीपों सहित भारत का अक्षांश विस्तार बताइए, तो द्वीपों सहित तो भैया ये 6 डिग्री 45 मिनट से भारत शुरू होता है। जो इंदिरा पॉइंट है वो कन्याकुमारी से थोड़ा दक्षिण में है और दक्षिण से शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट से, और मानते हैं हम कहां से? मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। मतलब हम जो काउंटिंग कर रहे हैं, भारत के विस्तार को जो देख रहे हैं वो मुख्य भूमि से देख रहे हैं। कहां से? तमिलनाडु से, कन्याकुमारी से देख रहे हैं। जबकि जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो दक्षिण में जा रहे हैं, इसलिए भारत का विस्तार कुछ दक्षिण से है। ठीक है, तो जो दक्षिण का मान है वो 6 डिग्री 45 मिनट। भारत यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्याकुमारी तो यहाँ पर है, जबकि हमारा द्वीप जो है वो थोड़े दक्षिण में है, इसीलिए इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट देशांतरीय विस्तार है किसका? इंदिरा पॉइंट का देशांतरीय मान है वो इतना है। अब आपने जाने भारत के उत्तरी और दक्षिणी, पॉइंट। ठीक है, यह मुख्य बिंदु। अब हम जानते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी को देख लो। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पे आते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है गौरमाता। इसके अलावा इसका मैं और भी नाम ले रहा हूं, गौरमाता, सहकिर्क, द्वारिका,
गुजरात, अर्थात ये गुजरात में है। ये पूरा नाम है। इनमें से आपको कोई भी नाम मिल सकता है। सॉरी, ये पूर्वी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, पश्चिमी है। ये पश्चिमी है, पूर्वी नहीं है, पूर्वी अभी बताएंगे हम, ठीक है। ये पश्चिमी है, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, या तो आपको गौरमाता लिखा मिल सकता है, या आपको सहकीर्क लिखा मिल सकता है, या आपको द्वारका लिखा मिल सकता है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, तीनों चीज। अर्थात ये जगह कहाँ पे है? तो मानचित्र पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो है, ये कच्छ का रण है, यहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबाती खाड़ी है। गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, ऊपर चलेंगे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पे यूपी हो जाएगा, इधर आएंगे तो हरियाणा हो जाएगा यहाँ पे, और ये राजस्थान हो जाएगा, और यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, नीचे को आएंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ये कच्छ का रण बोला जाता है, जहाँ पे लूनी नदी जो है विलुप्त हो जाती है। तो इस वाले बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसको हम नाम देते हैं इस वाले बिंदु को गौरमाता, सहकीर्क और द्वारिका। और ये तीनों चीज कहाँ पर है? ये तीनों स्थल जो है वो गुजरात में है। तो आप याद रख सकते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात। ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसका मान यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना लिख रहा है? पश्चिमी बिंदु का मान 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, ठीक है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है भारत के पश्चिमी बिंदु का देशांतर मान कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट भारत के पश्चिमी बिंदु का देशांतरीय मान है। अब भारत के पूर्वी बिंदु को भी देख लो। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? तो जो भारत का पूर्वी बिंदु है, सबसे पहली बात तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है इसका? किविथु, और तेजू भी बोलते हैं इसे, तेजू, किविथु, और इसका नाम है तेजू। किविथु, तेजू, अरुणाचल प्रदेश में है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो किस राज्य में होगा? पूर्व में है, तो पूर्वी राज्य में होगा। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे उत्तरी राज्य पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर है, और सबसे दक्षिणी राज्य भारत का कौन सा है? तो वो तमिलनाडु माना जाता है। हालांकि केरला और तमिलनाडु दोनों ही दक्षिण की तरफ है, लेकिन तमिलनाडु जो है वो दक्षिण में है, ठीक है। अब ये होगा आपका पूर्वी बिंदु भी होगा, आपका पश्चिमी बिंदु भी होगा। इसका मान कितना है? इसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर पर रेखा जो है उस पर स्थित है। अब आपने ये भी जान लिया, ये भी जान लिया। अब आपको एक सवाल बता रहा हूं मैं। आपसे सिंपल सवाल ये पूछ लिया कि भारत का, ये बताइए आप कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? आप बता देंगे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आप बता देंगे इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमाता, द्वारिका, ठीक है, या सहकीर्क, ये आप बता देंगे। पूर्व बिंदु कौन सा है? किविथु, तेजू, ये आप बता देंगे। लेकिन यदि आपसे एक सवाल ये आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु बताओ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या इंदिरा पॉइंट होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत की जो मुख्य भूमि शुरू होती है, भारत की जो मुख्य भूमि शुरू होती है वो होती है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से। भारत की जो मुख्य भूमि शुरू होती है वो कहां से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो क्या है? वो कन्याकुमारी है, या उसे हम कैप कोमोरिन भी कहते हैं। कन्याकुमारी कहें उसको, या आप उसको नाम दे सकते हैं कैप कोमोरिन उसे हम नाम दे सकते हैं, कन्याकुमारी कह सकते हैं, या उसे नाम दे सकते हैं कैप कोमोरिन भी कह सकते हैं, या कन्याकुमारी कह सकते हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये है तमिलनाडु में। ये भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। याद रहे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है।
ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। आपसे पूछ रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे है। लेकिन यदि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है जिसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, वो कहां पे है, वो आपको मिलेगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी, या फिर उसका नाम होगा कैप कोमोरिन। ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ना कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो मैंने अभी बताया ना, ये तो ऊपर रह जाता है, इसका मान तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़े दक्षिण की ओर है, जिनका मान है 6 डिग्री, जो इंदिरा पॉइंट है 4 मिनट, या 4-5 उसका पूरा मान है 45, 6 डिग्री 45 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश। तो भारत के बिंदु जान लिए आपने, ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु भी जान लिए, तो बिंदु जान लिए तो भाई अब हम कर्क रेखा पे बात कर लें। कर्क रेखा पे बात कर लेते हैं। बिंदु जाने तो आपने, पहला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 राज्य आता है भाई आपका, सब नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, ये क्रम है बिल्कुल पश्चिम से पूर्व, नंबर 5 झारखंड, और नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम, नंबर 8 है मिजोरम। देखो मैं आपको बताऊं, ये है 23.5 डिग्री, जिससे मैं कर्क रेखा बोल रहा हूँ, कर्क रेखा, ठीक है, ये है कर्क रेखा जो आपको दिखाई गई है, ये वाली। अब कर्क रेखा का क्रम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पर पड़ रहा है हमारा गुजरात, ये हो रहा गुजरात, गुजरात से गुजर रही है। ऊपर यहाँ से राजस्थान का कुछ भाग आता है, बहुत थोड़ा सा भाग आता है राजस्थान का, बहुत थोड़ा सा, ये राजस्थान से भी गुजर जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा एमपी, आगे आता है यहाँ पर क्या, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड से गुजर जाती है। इसके बाद अंत में सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ये त्रिपुरा, और ये आता है मिजोरम। समझे भाई, दोबारा बता देते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर यहाँ आएगा राजस्थान, फिर यहाँ आएगा एमपी, और उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा ये वाला, और फिर आएगा मिजोरम। ठीक है, ठीक है। अब सवाल देखो यहाँ से क्या क्या बनते हैं। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई, सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ये तो पता चल गया, 8 राज्यों से गुजरती है। किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक तो सबसे कम भी बता दो। सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे है? सबसे कम कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कहाँ पे है? तो वो होगी आपकी राजस्थान में, वो होगी राजस्थान में। ओके, वो होगी राजस्थान में। इसके बाद कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी है? मतलब किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। ठीक है, राजधानी कौन सी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो वो भी देख लो। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची। रांची किसकी राजधानी है? रांची जो राजधानी किसकी है? झारखंड की। सवाल आता है किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो आप बता देंगे झारखंड की राजधानी रांची
कर्क रेखा पर स्थित है। यह किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड की राजधानी रांची। ये पूरी तरह से कर्क रेखा पर ही स्थित है, जो रांची है। रांची के बाद कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? भाई रांची तो सबसे नजदीक है, लेकिन दूसरी सबसे नजदीक वो है गांधीनगर। किसकी? गुजरात राज्य की राजधानी है। रांची को छोड़ते हुए वे कह रहा है रांची के अलावा कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा गांधीनगर, जो कि किसकी राजधानी है? गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। इसको भी छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर भोपाल। तीसरे स्थान पर भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित या कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी किस राज्य की है? तो आप बता देंगे झारखंड की है। झारखंड के बाद उस फिर दूसरे नंबर पर गांधीनगर की, कर्क रेखा के नजदीक है। तीसरे नंबर पर गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तीसरे नंबर पर भोपाल, जो किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की है। अब सवाल है सबसे दूर राजधानी किसकी है? तो सबसे दूर जो राजधानी है वो राजस्थान की राजधानी है, इसका नाम है जयपुर। कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी किसकी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। नजदीक झारखंड की राजधानी रांची, उसके बाद गांधीनगर, उसके बाद भोपाल, और सबसे दूर है आपका जयपुर, राजस्थान की राजधानी। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई एमपी में है। और सबसे कम किस में है? सबसे कम राजस्थान में है। अब ये जो 8 राज्य आपने देखे, इनकी आप एक छोटी सी ट्रिक लिख लो कर्क रेखा को याद करने की। कर्क रेखा को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक लिख लो, और ये जो क्रमानुसार होगी, गरम, छज, पत्रम। ठीक है, ये क्रम अनुसार है। इसमें ग से आप लगा दो गुजरात, ग से लगा दिया आपने गुजरात, र से लगा दिया आपने राजस्थान, र से राजस्थान लगा दिया आपने, और मैं से लगा दोगे आप मध्य प्रदेश, मैं से लगा दिया आपने मध्य प्रदेश, और 6 से लगा दिया आपने छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, और ज से आप लगा दोगे झारखंड, जैसे झारखंड, और पे से लगा दोगे आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और ते से लगाओगे आप क्या? त्रिपुरा, त्रिपुरा, और मैं से लगाओगे आप मिजोरम। तो ये 8 राज्य है। गरम, छज, पत्रम, इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। जिन राज्यों से गुजरती है उनकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। कर्क रेखा इन राज्यों से जो है गुजरती है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, कर्क रेखा के बाद हम आगे चलते हैं। भारत भूगोल का पहले चैप्टर का ये अंतिम वीडियो होगा। बात करते हैं कटिबंधों की। सवाल आता है भारत किस कटिबंध में स्थित है? अब आपको बता दूं पहले कटिबंध क्या होते हैं। ठीक है, सवाल आता है भारत किस कटिबंध में स्थित है? ठीक है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत किस कटिबंध में स्थित है? ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे इसे, जिसे भूमध्य रेखा आप कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है। ठीक है, भारत का उत्तर सीधा क्या है पहले मैं आपको बता दूं। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये तो मैंने आप याद रख सकते हैं, आसान बात है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। अब ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्या है, तो आप समझने का प्रयास करिए। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में, ये तो विषुवत रेखा से ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है? दक्षिण गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर या उत्तर में जो रेखा गुजरती है, इसे नाम देते हैं क्या? इसे नाम देते हैं भाई
कर्क रेखा, ठीक है, जो भारत से गुजर रही है, यही वाली रेखा की बात कर रहा हूं मैं, यही वाली रेखा है जो भारत से गुजर रही है, ठीक है। इसको नाम देते हैं कर्क रेखा। इस वाली को नाम देते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा इसे हम नाम देते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है, इसको नाम देते हैं क्या, 23.5 डिग्री जो साउथ में है और ये नॉर्थ में है, इसको नाम देते हैं हम मकर रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, इसको नाम देते हैं मकर रेखा। तो इसके अलावा विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त इसे बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा बोलते हैं इसे। इसी प्रकार विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है, 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। वो आर्कटिक है, ये नीचे वाला अंटार्कटिक है, ओके। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में है, इसका अर्थ क्या है? तो आपको इसका अर्थ जानने के लिए इन चारों रेखाओं को समझना होगा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है उसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे मकर रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री जो दक्षिण में उसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पूरे वर्ष भर सीधी चमकती हैं। ये विषुवत रेखा है, इसके आसपास पूरे वर्ष भर सीधी चमकती हैं और सूर्य पूरे वर्ष भर इन्हीं क्षेत्रों में सीधा चमकता है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, सूर्य इस क्षेत्र में पूरे वर्ष भर सीधा चमकता है। सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में पृथ्वी पर पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ने के कारण इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां वर्षा ज्यादा होगी वहीं वन ज्यादा पाए जाएंगे और इसी क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या नाम देते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध। इस पूरे क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? उष्ण कटिबंध नाम देते हैं। इसके अलावा इससे ऊपर जाओगे, अर्थात कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के दक्षिण में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ सकती, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें पूरे साल में कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, सदैव तिरछी पड़ती हैं, जबकि इसमें सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। कैसे सीधी पड़ती हैं? आप एक नजर और घुमा लीजिए। यह है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस पर पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च 23 सितंबर को अभी हाल ही में 21 मार्च गया है तो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ी थी सीधी। इसके बाद अब 21 मार्च से 21 जून को सूर्य अब यहाँ पे है। 21 मार्च से 21 जून को सूर्य यहाँ होगा, इस वाले क्षेत्र में अपनी किरणों को सीधी गिरेगा। सूर्य किरणें सीधी जो पड़ेंगी अब 21 मार्च से 21 जून तक इस वाले क्षेत्र में पड़ेंगी। इसके बाद सूर्य किरणें वापस आएंगी इधर, कहां? 23 मार्च तक। सूर्य 21 मार्च को यहाँ अपनी किरणें गिरा रहा है जहां दिन रात बराबर हो रहे हैं। इसके बाद सूर्य 21 जून तक को यहाँ गिराएगा। 21 जून को यहाँ गिरती है सूर्य किरणें, कहां पर?
कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर सूर्य किरणें कब गिरती है? इस पर 21 जून को सीधी पड़ती हैं। इसके बाद सूर्य फिर इधर आता है और फिर 23 सितंबर को फिर गिराता है। किस पे? 23 सितंबर को फिर किस पे गिराता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। इसके बाद फिर सूर्य दक्षिण में जाता है और दक्षिण में 22 दिसंबर को सूर्य इस मकर रेखा पर गिराता है। इसीलिए 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा पर कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को सूर्य ने यहाँ किरणें गिरी, इसके बाद सूर्य फिर यहाँ आ जाएगा। कहाँ? यहाँ 21 मार्च को फिर ये रिटर्न चलता रहता है। 21 मार्च से 21 जून यहाँ, फिर 21 जून से वापस 23 सितंबर यहाँ, 23 सितंबर से फिर 22 दिसंबर यहाँ, 22 दिसंबर से फिर 21 मार्च यहाँ। इसी क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर अपनी जो है सूर्य अपनी सीधी किरणें को इसी क्षेत्र में गिराता रहता है। इससे ऊपर वाले जो क्षेत्र है इनमें सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी हो जाती हैं और सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है इस वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। इसीलिए इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को हम नाम देते हैं शीत। इस वाले क्षेत्र को नाम देते हैं हम शीत कटिबंध। इनको नाम देते हैं शीत कटिबंध। दोनों तरफ ये है शीत कटिबंध और जो बीच वाला क्षेत्र है इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण भी बोलते हैं इसे या फिर इसे उपोष्ण बोलते हैं। शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। यहां भी शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ठीक है। अब आप भारत की स्थिति में देखकर बताइए आप कहां पे है? कर्क रेखा। कहां पे कर्क रेखा? ये रही कर्क रेखा। भारत की स्थिति ऐसी है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच में से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऐसा है लगभग हमारा भारत। भारत की स्थिति ये है, आप अनुमान लगा लीजिए। कर्क रेखा भारत के कहां से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, अर्थात ये वाली जो रेखा है ये यहाँ पे मैंने दर्शाने का प्रयास किया है, भारत यहाँ पे है। तो कर्क रेखा से जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र है, आप इसे बताइए किस क्षेत्र में हो जाएगा? कर्क रेखा से नीचे वाला क्या है? उपोष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत बोलते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ये वाला भारत हो जाएगा क्या? उष्ण कटिबंध हो जाएगा ये वाला। और कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भारत है, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्या है, ये कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजर रही है, गुजर रही है। इससे ऊपर वाला क्षेत्र ये किस में आएगा? ये कर्क रेखा से ऊपर क्या है? उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। इसे उपोष्ण भी कहते हैं और इसे शीतोष्ण भी कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध। तो मैंने ऊपर क्या लिख रखा है? भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में आता है। क्यों आता है आगे समझ में। कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र भारत का है, ये वाला, ये तो आता है उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र ये आता है उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है। अब क्या क्यों कहते हैं भारत को उष्ण और उपोष्ण? देखो कारण ये है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र है इसमें सूर्य की किरणें पूरे वर्ष में कभी ना कभी लंबवत पड़ती हैं। इस वाले क्षेत्र में आपको पता ही है 21 जून को सूर्य किरणें कहां पड़ती हैं? इस पर पड़ती हैं 21 जून को कर्क रेखा पर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो कभी ना कभी कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है, जो दक्षिण भारत है, इसमें कभी ना कभी वर्ष में सूर्य किरणें लंबवत पड़ेंगी, अवश्य पड़ेंगी। लेकिन इससे ऊपर वाला क्षेत्र है जो उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसमें कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। इस वाले क्षेत्र में सूर्य किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। तो भारत कैसे क्षेत्र में आता है? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधों में भारत जो है आता है। अब यहाँ से एक सवाल आता है, भारत में सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहां पड़ती हैं सूर्य की? तो आपको उत्तर देना इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे ज्यादा सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? इंदिरा पॉइंट में पड़ती हैं। और भारत में सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? तो तिरछी किरणें पड़ती है जम्मू कश्मीर में। भारत में सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणें इंदिरा पॉइंट में, यानी कि दक्षिण भारत में पड़ेंगी। और दक्षिण भारत में कहां पड़ेंगी? इंदिरा पॉइंट में। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में है भारत का, 6.45 डिग्री पर है, अर्थात 6 डिग्री 45 मिनट पे है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेंगी, क्योंकि इससे ऊपर जो है तिरछी पड़ती है। ठीक है, ये छोटे सवाल एक
मात्र छोटा सा पॉइंट और है, वो और देख लीजिए। सवाल ये है कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी और उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंध मानसूनी तो भाई इसलिए है कि भारत में वर्षा जो होती है 6 महीने इधर चलती है हवा, 6 महीने इधर चलती है। मानसून सब तो यहाँ से आया, जब आप जलवायु पढ़ोगे तब मान जाओगे। लेकिन उष्णकटिबंध क्या है, तो उष्णकटिबंध क्या है, तर्क रेखा के अनुमान से देखें तो पूरी दुनिया में ये जो रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये किसी भी देश की जलवायु निर्धारित करने के कारक हैं। ये किसी भी देश की जलवायु निर्धारित करती हैं, लेकिन भारत की जलवायु निर्धारित करने में कर्क रेखा का कोई भी, कह सकते हैं कर्क रेखा भारत की जलवायु निर्धारित करने में फेल है। क्यों? जिन देशों में कर्क रेखा गुजर रही है उन देशों में कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है उसमें उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी और जो नीचे वाला भाग है उसमें उष्ण जलवायु पाई जाएगी। भारत में भी ऐसा ही लग रहा होगा आपको, भाई कर्क रेखा से ऊपर कैसे कटिबंध पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंध। तो कैसी जलवायु होनी चाहिए यहाँ पर, उपोष्ण जलवायु। यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, उष्ण जलवायु। तो भारत की जलवायु को कैसे कहेंगे, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध जलवायु भारत की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, केवल उष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंध भारत की जलवायु क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है और हिमालय पर्वत से पार करने पर अर्थात चाइना में उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु जरूर पाई जाती है, परंतु भारत के इस उत्तर भारत में उपोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है। इसीलिए भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है। कर्क रेखा भारत में जलवायु निर्धारित करने में असमर्थ है, जिसका कारण हिमालय पर्वत है। कर्क रेखा भारत में जलवायु का निर्धारण क्यों नहीं कर पाई, इसका कारण है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत यहाँ पे ठंड है, ठंडी हवाओं को रोक लेता है और ठंडी हवाओं को रोकने के कारण इस क्षेत्र में जो है गर्मी बनी रहती है। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाता है। हालांकि कर्क रेखा कह रही है ये उपोष्ण में आता है, परंतु हिमालय पर्वत जो हवाएं आती हैं चीन से उनको रोक लेता है, जिसके कारण यहाँ पर बराबर गर्मी बनी रहती है और सर्दी थोड़ी कम होती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंध में नहीं रखते हैं, बल्कि इसे उष्ण कटिबंध में रखते हैं और भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही मानी जाती है। कर्क रेखा भारत में फेल होने का कारण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत चाइना से आने वाली, तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, जिसके कारण भारत में जो उत्तर भारत है उसमें सामान्य जो है गर्मी वो बनी रहती है। भारत का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप के रूप में है, इसलिए दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। भारत का दक्षिण भाग एक त्रिभुजाकार का है, त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, त्रिभुजाकार का है। इसलिए इसने दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर को 2 भागों में बांट दिया है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो त्रिभुजाकार का है, इसलिए इसने हिंद महासागर को 2 भागों में बांट दिया है। और जो पूर्वी भाग है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और जो पश्चिमी भाग है उसे क्या बोला जाता है, उसे अरब सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे अरब सागर बोला जाता है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार होने के कारण भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को भारत के दक्षिण भाग ने जो त्रिभुजाकार है 2 शाखाओं में बांट दिया है। पश्चिम वाली शाखा को अरब सागर की शाखा कहते हैं और पूर्व वाली शाखा को बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक है, और भारत के दक्षिण में आप श्रीलंका देख रहे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल की राशि है इसे पाक जल संधि बोलते हैं, जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। कोई भी जल संधि है वो 2 स्तरों को अलग करेगी और 2 जलाशयों को जोड़ेगी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है और श्रीलंका और भारत को अलग करती है। तो ये भारत का एक सामान्य परिचय की लास्ट थी। हम इससे आगे कोई नया पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए भैया। धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।